फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्थीकरण। देखिए, इस टॉपिक से अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे 10 नंबर का पेपर में आता है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा आपका पजल, पहेली। 10 नंबर का वो और 10 नंबर का ये, टोटल मिलाकर के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलाकर के 20 नंबर का आपके बैंक के पेपर में बैठता है। और बाकी जितने भी एग्जाम है, एसएससी हो, पटवारी हो, रेलवे हो, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, 5-5 क्वेश्चन के सेट आपको इस चैप्टर से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में मेनली आपके 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनते हैं कि सिंगल रो में ये बंदे बैठा देता है, 4 बंदे 5 बंदे, कहता है कि पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं या पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हैं या उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। तो इसलिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलेगा तो एक तो ये ज्ञान आपका होना जरूरी है कि इधर पूरब होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड। नहीं पता है तो ये देख लो बना करके, D4 दायां और ये B4 बायां। तो इस तरीके से याद रखो कि ये आपका दायां हाथ है और ये आपका बायां हाथ है। ये कहेगा कि दाईं तरफ बैठना है तो दाईं तरफ इधर बैठना है, बाईं तरफ बैठना है तो इधर बैठना है। यानी एक दाएं बाएं का आपको ज्ञान होना जरूरी है। और वो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे इसमें क्वेश्चन बनते हैं पैरेलल लाइंस वाले, कि 4 बंदे इधर को मुंह करके बैठे होंगे, 4 बंदे 5 बंदे बैठा देगा और 4-5 बंदे इधर को मुंह करके बैठे होंगे। ठीक है, दूसरी टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरी टाइप के बनते हैं इसमें सर्कल वाले क्वेश्चंस। सर्कल में भी कुछ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मान लो 7 बंदे 8 बंदे बोल देगा ये। उसी में अगर थोड़ा सा लेवल टफ बनाना हुआ तो कह देगा कुछ बंदे केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसी में ये पजल में अगर बनाएगा तो पजल में इंक्लूड कर देगा कि ए इसी में सर्कल में बना देगा और कह देगा कि एक ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन भी डाल देगा। यानी इसी से मिलकर के कहीं ना कहीं आपके पजल्स के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम मिक्स लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से आपको शुरुआत कराएंगे। और जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी कर सकते हो। RS अग्रवाल की बुक है, RS अग्रवाल बुक। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, जो क्वेश्चन हिंदी में है वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश वाली बुक में भी है। तो इसलिए आप हिंदी वाली बुक खरीद लें या इंग्लिश वाली बुक खरीद लें। और नहीं भी खरीदोगे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ पे आपको जो है पिक्चर दिखाई देगी। आपको क्वेश्चन जैसे जैसे होंगे आपको क्वेश्चन की पिक्चर दिखाई देगी, आप क्वेश्चन यहाँ से भी रीड कर सकते हो। लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर आप बुक खरीद ले तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा सर्कल में अगर आएगा तो सर्कल में भी आपको राइट और लेफ्ट का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए मैं केंद्र की तरफ मुंह करके ऐसे बैठा हूं, ठीक है, और ये ए है, बी इसके दाईं तरफ बैठा है तो बी ऐसे बनाओगे, तो बी इसके दाईं तरफ बैठा है तो बी यहां आ जाएगा। यानी बी इस तरीके से हो जाएगा। अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, मान लीजिए ए ऐसे बैठा है बाहर की तरफ मुंह करके, तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, इसके दाएं पे बी है तो इसका दायां हाथ इधर हो जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा। ये दाएं बाएं का खेल भी आपको क्वेश्चंस के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे देख लीजिए सामने, आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। एक पंक्ति में 5 लोग खड़े हैं। अंतिम छोर पर 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर और दूसरा व्यक्ति व्यवसायी है। एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है, एक लेखक व्यापारी के बाईं ओर है, छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में खड़ा है। बाएं से गिनती करने पर वकील किस स्थान पर खड़ा है? 5 persons are standing in a line. One of the 2 persons at the extreme ends is a professor and the other a businessman. An advocate is standing to the right of a student. An author is to the left of the businessman. The student is standing between the professor and the advocate. Counting from the left, the advocate is at which position? यानी आपको ये बताना है कि वकील कौन से स्थान पर खड़ा है अगर बाईं तरफ से गिना जाए। तो देखिए इसने कहा है अंतिम छोर पर 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर है और दूसरा व्यक्ति व्यवसायी है। तो कितने कैंडिडेट है? ये 5 कैंडिडेट हैं।
तो 5 कैंडिडेट है, तो मैंने ये 5 लाइनें बना दी, 3 4 5। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक प्रोफेसर है और दूसरा व्यवसायी है। तो अगर मैं इसको प्रोफेसर बनाऊं तो ये क्या होगा, बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन। अगर इसको प्रोफेसर बनाएंगे हम तो ये वाला क्या होगा, बिजनेसमैन। अब 2 कंडीशन अगर बन रही है तो दोनों लेकर के चलनी है, ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से मान लिया कि प्रोफेसर यहाँ है बिजनेसमैन यहाँ है। भाई दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है ना कि प्रोफेसर यहाँ होगा बिजनेसमैन यहाँ होगा। एक व्यक्ति, एक पंक्ति में 5 लोग खड़े, अंतिम छोर पर 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर और दूसरा व्यक्ति व्यवसायी है। एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है। अगर मैं मान के चलूं कि इनका चेहरा ऊपर की ओर है तो इसने कहा है कि जो वकील है वो कहां पर है, एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है। एक लेखक व्यापारी के बाईं ओर है। व्यापारी के बाईं ओर, देखो व्यापारी अगर यहां पे है तो इसके बाईं ओर तो जगह ही नहीं बची, जगह नहीं बची तो नीचे वाला डायग्राम हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब अगर बिजनेसमैन यहां है तो इसके बाईं ओर कौन बैठा है, व्यापारी के बाईं ओर इसने क्या कहा है, एक लेखक व्यापारी के बाईं ओर है। व्यापारी के बाईं ओर मैंने ये क्या बना दिया, लेखक। क्लियर। उसके बाद इसने आगे कहा है एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है। वकील छात्र के दाईं ओर, तो छात्र यहां होगा तो इसके दाईं ओर कौन आ जाएगा, वकील आ जाएगा। एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है, एक लेखक व्यापारी के बाईं ओर है। छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में खड़ा है। छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में खड़ा है। देखो छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच में आना चाहिए तो आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा डायग्राम है वो सही है। अब इसने कहा है कि बाएं से गिनती करने पर वकील किस स्थान पर खड़ा होगा, तो वकील कौन से स्थान पे हो गया, पहला दूसरा तीसरा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तीसरा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, रीड कर लीजिए। 5 दोस्त ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन एक ही क्रम में खड़े हों यह जरूरी नहीं है। केवल बी ए और ई के बीच है तथा सी ई के ठीक दाईं ओर खड़ा है और डी ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 5 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। 5 friends A, B, C, D and E are standing in a row facing south but not necessarily in the same order. Only B is between A and E, C is immediate right to E and D is immediate left to A. On the basis of above information, which of the following statements is definitely true? तो देखिए इसने कहा है कि 5 दोस्त हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण दिशा किधर होती है। ऐसे खड़े हुए हैं 5 दोस्त, दक्षिण नीचे की तरफ है। अब ध्यान रखना दक्षिण नीचे की तरफ है तो इधर राइट हैंड होगा और इधर लेफ्ट हैंड होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये देखो यहाँ पे बोर्ड है, मैं बोर्ड को घुमा नहीं सकता हूं, आप अपनी कॉपी को घुमा करके ये एरो के निशान आप ऊपर ला सकते हो और एरो के निशान ऊपर लाओगे तो फिर आपका लेफ्ट यही रहेगा और राइट यही रहेगा। अब बोर्ड घुमा नहीं सकते हैं तो मैं यही मान के चलूंगा दक्षिण दिशा नीचे है तो मेरा राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। अब इसने कहा है क्वेश्चन में केवल बी ए और ई के बीच है। बी कहां है, ए और ई के बीच में, तो बी ए और ई के बीच में ऐसे भी हो सकता है, बी ए और ई के बीच में ऐसे भी बन सकता है। अभी मैं अलग बना रहा हूं, यहां पे बाद में सेट करूंगा। दोनों कंडीशन बन सकती है। सी ई के ठीक दाईं ओर खड़ा है। देखिए इसने कहा है सी ई के ठीक दाईं ओर। अगर मैंने ई यहां बैठाया है तो मुझे पता है नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इसका ठीक दाया यहां आएगा, लेकिन यहां पे तो बी बैठा है, इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत हो गया। अब ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है, तो सी यहां पे आ गया। क्लियर, सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि अगर आपको पहले एक एक क्वेश्चन वाले सेट समझ में आ जाएंगे तो आपको 5-5 क्वेश्चन वाले सेट भी समझ में आ जाएंगे।
ये नहीं कि डायरेक्ट सर 5 क्वेश्चन का सेट करा दो, हमें तो बैंक का पेपर में 5 क्वेश्चन का सेट आता है, ये सिंगल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहले तो बेसिक सीखोगे ना आप, एक एक क्वेश्चन से बेसिक सीखोगे, उसके बाद 5-5 क्वेश्चन का सेट अपने आप बनाना सीख जाओगे। सी ई के ठीक दाईं ओर खड़ा है, तो सी ई के ठीक दाईं ओर खड़ा है, आ गया यहां से। और डी ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है, डी ए के ठीक बाईं ओर, तो ए यहां है तो डी यहां हो जाएगा। ये हो गए पांचों के पांचों कैंडिडेट। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए के बाईं ओर बी है, ए के बाईं ओर बी नहीं है, ए के बाईं ओर बी नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ई के बाईं ओर, अब देखो आप ये मत सोच लेना कि सर ए के बाईं ओर बी दिख तो रहा है, आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ है। इस चीज का ध्यान रखना। तो साउथ की तरफ है तो बायां हाथ इधर है, तो ए के बाएं में बी नहीं है, ए के दाईं तरफ बैठा है बी, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति डी है, ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति, ई के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति डी दिख रहा है ना, आप ऐसे बैठे हो, ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति पहला दूसरा तीसरा डी है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और बोर्ड मैंने पहले भी बताया, बोर्ड में घुमा नहीं सकता हूं, आप इसको घुमा करके ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, बाद में जब डायग्राम बन जाए फिर नीचे की तरफ कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी बूथ के सामने की ओर मुंह करके एक लाइन में खड़े हैं। ई एफ से आगे कहीं पर है, सी और जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, डी ए के ठीक पीछे खड़ा है, बी और डी दोनों के पीछे एफ है। यदि डी और सी क्रमशः लाइन में चौथे और पांचवें स्थान पर है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य सत्य है। 7 people A, B, C, D, E, F and G are standing in a single line facing a booth. E is somewhere ahead of B. There is exactly one person standing between C and G. D is immediate behind A. A is behind both B and D. If D and C are fourth and fifth in the line respectively, then which of the following must be true? तो ये आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिए 7 लोग हैं, एक बूथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या बूथ की तरफ जैसे लाइन में आप वोट करने जाते हो, वोटिंग डालते हो, तो इस तरीके से मान लीजिए ये बूथ है, तो आप इस तरीके से खड़े हो, मान लो इस तरीके से। ये पहला कैंडिडेट हो गया, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ पांचवा हो गया, यहाँ छठा हो गया, यहाँ सातवां हो गया। ये पहला कैंडिडेट, ये दूसरा कैंडिडेट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्लियर। फिर इसने क्वेश्चन में ये कहा है, फिक्स वाली पोजीशन आपको कहीं ना कहीं दे रखी है, डी और सी क्रमशः लाइन में चौथे और पांचवें स्थान पे है, यानी चौथे स्थान पे कौन है, डी, और पांचवें स्थान पे कौन है, सी। डी और सी लाइन में चौथे और पांचवें स्थान पर है, बी और डी दोनों के पीछे एफ है। तो देखो बी और डी अगर यहां है तो बी यहां होगा, एफ यहां होगा, क्योंकि बी और डी दोनों के पीछे एफ है। अच्छा ये कंडीशन भी बन सकती है कि बी यहां ना होकर के यहां हो, बी यहां बैठा दोगे, डी यहां होगा, तो एफ यहां पे भी हो सकता है, ये कंडीशन भी बन सकती है। दोनों लेके चलेंगे कि बी यहां भी हो सकता है और बी इधर कहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। अभी क्लियर नहीं है कहां होगा। ई एफ से आगे कहीं पर है, ई एफ से आगे कहीं पर है, तो देखो अगर एफ यहां है तो ई कहीं ना कहीं इधर होगा और बी भी इधर ही होगा, ऐसे एफ यहां है तो ई और बी इधर ही होंगे कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कहां होंगे। ई एफ से आगे कहीं पर है, सी और जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। देखिए अब सी अगर यहां है तो मैं जी यहां तो बैठा नहीं सकता, क्योंकि सी और जी के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, यहां तो एफ बैठा है, तो सी यहां है तो जी यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि सी और जी के बीच में एक व्यक्ति है। ऐसे ही अगर सी यहां है तो जी यहां पे भी हो सकता है और जी यहां पे भी हो सकता है। यहां पे दो कंडीशन हो गई सी और जी के। सी और जी के बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और जी ऐसे भी हो सकते हैं, सी और जी ऐसे भी हो सकते हैं। अभी बी और ई बचे हुए हैं, तो बी और ई यहां पे आएंगे इसके अकॉर्डिंग बी और ई यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकता है। अभी और देखते हैं कोई पॉइंट छुटाया गया।
ई एफ से आगे कहीं पर है, सी और जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, डी ए के ठीक पीछे खड़ा है, डी ए के ठीक पीछे, डी ए के ठीक पीछे। तो देखो ये वाला डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि डी ए के ठीक पीछे है तो यहाँ ए आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ तो जी है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी कि जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी ए के ठीक पीछे खड़ा है तो ए यहाँ आ जाएगा, जी वाला ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, डी ए के ठीक पीछे खड़ा है, बी और डी के, अब बचा कौन सा, बी और ई। अब बी और ई के बारे में है क्लियर नहीं है, बी और ई यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकते हैं, यहाँ पे बी होगा या यहाँ पे ई होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही बैठेगा इसका। पहला है कि ए पहला व्यक्ति है, ए पहला व्यक्ति है, पता ए तो पहला व्यक्ति है ही नहीं, गलत है। ठीक है, इसने कहा है कथन अवश्य सत्य है, सत्य बताना है। दूसरा बी पहला व्यक्ति है, बी और ई में पता नहीं है अभी कौन सा सही होगा। एफ छठा व्यक्ति है, एफ छठा व्यक्ति है क्या, देखो ये कंफर्म हो गया, एफ क्या हो गया, छठा व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो यही पूछा इसने कि सत्य कौन सा है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड के बीच में है तथा ए और पी अंत में है। एस और जेड बीच में है तथा ए और पी अंत में है। आर ए के बाएं ओर बैठा है, तब पी के दाएं ओर कौन बैठा है। ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन ए रो, S and Z are in the center and A and P are at the ends. R is sitting on the left of A, then who is sitting on the right of P? P के राइट में कौन है। तो गाइज कितने व्यक्ति हैं ये टोटल, 3 और 3 6 कैंडिडेट हैं। तो 6 कैंडिडेट हैं, तो ये मैंने लाइन बना दी, 6 कैंडिडेट, 2 3 4 5 6। अब इसने कहा है, क्या कहा है कि ए और पी अंत में है। तो अगर आप इसको ऐसे बनाते हो कि एरो के निशान ऊपर हैं, तो ए और पी, अगर ए यहां बैठाओगे तो पी यहां आएगा, ए यहां बैठाओगे तो पी यहां आएगा। अब ए और पी का रिलेशन देखो कहां पर दिया हुआ है। ए का रिलेशन इसने कहा है आर ए के बाएं ओर बैठा है, आर ए के बाएं ओर, तो ए के बाएं ओर ऊपर तो जगह ही नहीं बची, तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। आर ए के बाएं ओर, तो आर ए के बाएं ओर, आर यहां भी हो सकता है। अब देखो इसने तुरंत बाएं वर्ड यूज नहीं किया है, तो तुरंत बाएं आप नहीं बैठाओगे। आर ए के बाएं ओर यानी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। हाँ, इंग्लिश में अगर देखो कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में देख लिया करो, इंग्लिश में कहीं इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं लिखा हुआ है। आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट तो ये पूरा का पूरा, इधर वाला पूरा लेफ्ट है। कहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, कुछ पता नहीं है। क्लियर। फिर इसने कहा है एस और जेड बीच में है, तो एस और जेड, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो एस और जेड यहां पे भी हो सकते हैं, जेड और एस ऐसे भी हो सकते हैं। क्लियर, एस और जेड, जेड और एस। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखो गाइस, इसने क्या कहा है कि आर ए के बाईं ओर है, और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ये ऑप्शन दिया होता तब मैं उसी ऑप्शन पे टिक करता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आर यहां है या यहां है। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि आर यहीं पे बैठा है, क्योंकि इसने कहा ए के बाईं ओर आर बैठा है, तो आर को आप यहां बैठा दोगे। अब आर यहां फिक्स हो गया, तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, एस, एक्स, एक्स यहां पे आ जाएगा। क्लियर। तो एक्स से, यानी इसने पूछा क्या है कि पी के दाएं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाएं ओर कौन आ जाएगा गाइस, एक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक्स। हाँ, ध्यान रखना, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन में होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब आप उस ऑप्शन पे टिक लगाते, क्योंकि इसने ये बोला है कि आर ए के बाएं बैठा है, ये नहीं बोला है कि तुरंत बाएं बैठा है।
अब वो ऑप्शन इसने दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम यही मान के चलेंगे कि आर इसके तुरंत बाएं बैठा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार हिंदी में आपका जो पेपर आता है, हिंदी में मिस्टेक हो सकती है और इंग्लिश में मिस्टेक कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपनी विज्ञप्ति नोटिफिकेशन भी पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप किसी क्वेश्चन के ऊपर रिट लगाना चाहते हो, कोई केस दायर भी करना चाहते हो कोर्ट के अंदर कि सर ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है इस पेपर में, तो वो भी इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, हिंदी वाला कोर्ट में भी नहीं देखा जाएगा। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। तो अगर कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन आए पेपर के अंदर, हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। 1 मार्च पास्ट में 7 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, क्योंकि के बाएं खड़ा है लेकिन पी के दाएं खड़ा है, ओ एन के दाएं और पी के बाएं खड़ा है, इसी तरह एस के दाएं और टी के बाएं खड़ा है, पता लगाएं कि बीच में कौन खड़ा है। इन ए मार्च पास्ट 7 persons आर स्टैंडिंग इन ए रो, क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर बट राइट टू पी, ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन एंड लेफ्ट टू पी। Similarly, S is standing right to R and left to T. Find out who is standing in the middle. तो देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। क्यों के बाएं खड़ा है, के बाईं ओर खड़ा है क्यों। तो अगर मैं ऊपर की तरफ मान के चलूं तो के अगर यहाँ है तो इसके बाएं ओर कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, तो ऐसे बना दिया मैंने। के क्यों के बाएं ओर खड़ा है लेकिन पी के दाएं खड़ा है, यानी क्यों की ही बात चल रही है। क्यों के बाएं खड़ा है लेकिन पी के दाएं खड़ा है, यानी क्यों क्या है, पी के दाईं तरफ है। तो पी के दाईं तरफ कैसे बनेगा, जब पी यहां पे लिखा जाएगा तभी तो पी के दाएं क्यों आएगा। तो ये फिक्स हो गया पी क्यों के। फिर आगे इसने कहा है ओ एन के दाएं हैं, ओ एन के दाएं हैं, ओ एन के दाएं हैं, तो एन के दाएं ओ हो गया। फिर आगे इसने कहा है और P के बाएं खड़ा है, यानी O की ही बात चल रही है कि O P के बाएं, O इज लेफ्ट टू P। तो देखो ये वाला डायग्राम उठा के सीधा का सीधा यहां रख दो, NOP। क्लियर। अभी एक और रह गया। इसी तरह S के दाएं, S के दाएं, के दाएं तरफ S, तो S यहां आ गया। S के दाएं और T के बाएं खड़ा है और T के बाएं खड़ा है, यानी S की बात चल रही है कि S के तो दाएं है और T के बाईं तरफ है। तो बन गए, ये सातों बैठ गए। अब इसने पूछा क्या है, पता लगाएं कि बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है गाइस, क्यों खड़ा है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, S P के पास बैठा है लेकिन T के नहीं, T के पास नहीं, के R के पास बैठा है जो सबसे अंत में बाएं ओर बैठा है और T के पास नहीं बैठा है। S के पास कौन बैठा है। 5 children are sitting in a row, S is sitting next to P but not to T, K is sitting next to R who is sitting on the extreme left and T is not sitting next to K who are sitting adjacent to S। तो S के पास कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो आप खुद ट्राई करके देखिए एक बार, उसके बाद जो है नहीं समझ में आए तो सामने देख लीजिएगा। 6th क्वेश्चन। 5 बच्चे एक व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, S P के पास बैठा है लेकिन T के नहीं। अब देखो 5 बच्चे हैं तो मैं 5 निशान बना लेता हूं, ये बना दिए 3 4 5। अब इसने कुछ ना कुछ पोजीशन फिक्स भी दे रखी है। के आर के पास बैठा है जो सबसे अंत में बाएं ओर बैठा है। देखिए जो का मतलब हमेशा बाद वाले से होता है, इस लाइन को समझ लेना। के आर के बाएं बैठा है और जो वर्ड जो यूज किया है वो हमेशा बाद वाले के लिए होता है। ठीक है। जो अगर यहाँ पे और शब्द होता, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया था और,
पिछले क्वेश्चन में आई थी ना एक लाइन, क्यों के बाएं खड़ा है लेकिन पी के, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन वाला भी था, तो वो भी क्या होगा, पहले वाले के लिए यूज होगा, लेकिन जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है। ऐसे ही अगर मैं कह देता कि आर के बाएं खड़ा है और पी के दाएं खड़ा है, तो और का मतलब हमेशा पहले वाले से, और का मतलब पहले वाले से, लेकिन का मतलब पहले वाले से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको, तो ये चीजें, जो का मतलब हमेशा बाद वाले से, ये लिख लेना अपना कॉपी में कहीं पे भी, जो का मतलब बाद वाले से, जो मतलब हु का मतलब हमेशा बाद वाले से, और का मतलब, लेकिन का मतलब हमेशा पहले वाले से। पांच बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं है, के आर के पास बैठा है जो सबसे अंत में बाएं ओर बैठा है, यानी के आर के पास बैठा है जो सबसे अंत में, यानी जो का मतलब किससे हो गया, आर से, आर बाएं ओर बैठा है सबसे अंत में, आर बाएं ओर बैठा है सबसे अंत में, तो सबसे अंत यही हो गया और बायां हाथ ये हो गया, तो आर सबसे अंत में बाएं ओर बैठा है। अब आर का रिलेशन के से दिया हुआ है कि के आर के पास बैठा है, तो के आर के पास बैठा है तो के यहां पे आ जाएगा, के यहां पे आ गया। अब और क्या दिया हुआ है इसने रिलेशन, एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं है, एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं है, तो एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं है, तो एस पी ऐसे बन सकता है, टी यहां बन सकता है। ठीक है ना, एस अगर यहां बैठा होगे तो पी यहां रखना पड़ेगा, टी यहां रखना पड़ेगा, लेकिन टी के पास नहीं बैठा है बोला है इसने, क्या बोला है, एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं बैठा है, तो एस पी ओ टी ऐसे बनेंगे, एस पी ओ टी ऐसे नहीं बन सकते हैं। या फिर दूसरा केस ये भी बन सकता है कि एस पी के पास बैठा है, पी यहां जाए, टी यहां जाए, और आर और के, यही कंडीशन बन सकती हैं। एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं, एस पी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं। फिर आगे इसने और भी कहा है कि के आर के पास बैठा है जो सबसे अंत में है, अंत में बाएं ओर बैठा है, और टी के पास नहीं बैठा है, यानी टी के पास कौन नहीं आना चाहिए, टी के पास कौन नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। ठीक है, टी के पास आर नहीं आना चाहिए, तो टी के पास आर नहीं आ रहा है इसमें, एक सेकेंड, के आर के पास बैठा है जो सबसे अंत में बाएं ओर बैठा है, और का मतलब देखो, और वर्ड आ गया यहाँ पे, और का मतलब मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले से, यानी के से, और का मतलब क्या बताया, पहले वाले से, तो पहले वाला मतलब के से, यानी के जो है वो टी के पास नहीं बैठा है, तो के टी के पास नहीं बैठा है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो छोटे छोटे शब्दों का खेल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एस के पास कौन बैठा है, तो एस के पास क्या आ जाएगा, पी और के, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पी और के, यानी फर्स्ट ऑप्शन, सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राशि सुलेखा या आभा के नजदीक नहीं है, अनुराधा सुलेखा के नजदीक नहीं है, राशि मोनिका के नजदीक है, मोनिका पंक्ति में बीच में है, अनुराधा निम्नलिखित में से किसके पास है। 5 girls are sitting in a row. Rashi is not adjacent to Sulekha or Abha. Anuradha is not adjacent to Sulekha. Rashi is adjacent to Monica. Monica is at the middle in the row. Then Anuradha is adjacent to whom out of the following. तो गाइज इसमें 5 लड़कियां बैठी हुई है, 5 में से आपको एक की पोजीशन फिक्स दी हुई है, 5 में से एक की पोजीशन आपको फिक्स दे रखी है, तो जो फिक्स पोजीशन दे रखी है उसको आप सबसे पहले बैठाएंगे। इसने कहा है मोनिका पंक्ति के बीच में है, तो मोनिका पंक्ति के बीच में है, तो मोनिका इज इन द मिडल ऑफ द रो,
तो मोनिका को बिल्कुल बीचों बीच बैठा दिया मैंने। फिर अब ये देखना है कि स्टेटमेंट में मोनिका का रिलेशन कहां पर मेंशन किया हुआ है। मोनिका के लिए इसने बोला है कि राशि मोनिका के नजदीक है, राशि मोनिका के नजदीक। तो देखो राशि इधर भी हो सकती है और राशि इधर भी हो सकती है, तो दो कंडीशन बन रही है, तो मैं दोनों कंडीशन लेकर के चल रहा हूं। राशि मोनिका के नजदीक है, तो राशि मोनिका के नजदीक हो गई यहां पर। फिर इसने कहा है कि राशि सुलेखा या आभा के नजदीक नहीं है, यानी सुलेखा या आभा यहां पर नहीं आएगी, तो सुलेखा और आभा कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे आएगी। ऐसे इसके अकॉर्डिंग सुलेखा और आभा कहीं ना कहीं इन दोनों पोजीशन पे आएगी। सुलेखा आभा हो गई, बची कौन अब? अनुराधा। तो अनुराधा यहाँ पर आ जाएगी, अनुराधा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी और इसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन बच गई है? सुलेखा और आभा, उन दोनों की पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। इसने पूछा है अनुराधा निम्नलिखित में से किसके पास है, तो अनुराधा किसके पास है? राशि के पास। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, तो आंसर आ जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का राशि के पास, यानी राशि पे आप टिक करोगे। अब ये मत सोचना कि सर सुलेखा और आभा कहाँ बैठेगी, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, वो कहीं पे भी बैठे, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसने पूछा है कि अनुराधा किसके बगल में है या अनुराधा के बगल में कौन है, तो आंसर क्या टिक करोगे? राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक खेलों में 6 राष्ट्रों के ध्वजों को मस्तों-ऊंजे पर निम्नलिखित तरीके से फहराया गया था। अब ये मस्तों-ऊंजे क्या है? ये जगह का नाम है, ठीक है। अमेरिका का ध्वज भारतीय तिरंगे के बाएं और फ्रांस के ध्वज के दाएं ओर था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारतीय ध्वज के दाएं था, लेकिन जापान के ध्वज के बाएं था, जो चीन के ध्वज के बाएं ओर था। उन दोनों देशों को खोजें जिनके ध्वज केंद्र में हैं। In the Olympic Games, the flags of 6 nations were flown on the masts in the following way. The flag of America was to the left of Indian tricolor and to the right of the flag of France. The flag of Australia was on the right of the Indian flag but was to the left of the flag of Japan, which was to the left of the flag of China. Find the two flags which are in the center. बीच में जो दो फ्लैग है आपको उनकी पोजीशन फाइंड करनी है या उनके नाम बताने हैं किन राष्ट्रों के ध्वज बीच में है। तो देखिए इसने कहा है कि 6 राष्ट्र है टोटल। अमेरिका का ध्वज भारतीय तिरंगे के बाएं है। अमेरिका का जो ध्वज है वो भारतीय तिरंगे के बाईं ओर है। तो इंडियन, क्या बोला है इसने? अमेरिका का ध्वज भारतीय तिरंगे के बाएं। तो अगर आप सबका ये मानो कि सबका चेहरा ऊपर की तरफ है, तो अमेरिका क्या है? इसके लेफ्ट साइड में, तो इसका लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा, तो अमेरिका इधर हो जाएगा। अमेरिका का ध्वज भारतीय ध्वज के बाएं और फ्रांस के ध्वज के दाएं ओर था, यानी अमेरिका की ही बात चल रही है कि अमेरिका का जो ध्वज है वो भारत के तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन फ्रांस के दाईं तरफ यानी राइट हैंड में है। तो फ्रांस के राइट हैंड में कैसे बनेगा? जब फ्रांस यहां होगा तभी तो फ्रांस का राइट हैंड इधर बनेगा। तो पहली स्टेटमेंट से ये फिक्स हो गया। फिर आगे इसने कहा है ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारतीय ध्वज के दाएं था। ऑस्ट्रेलिया का जो ध्वज है वो भारतीय ध्वज के दाईं तरफ है, यानी ऑस्ट्रेलिया यहां पर आ गया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारतीय ध्वज के दाएं था, लेकिन जापान के ध्वज के बाएं था, यानी जो ये ऑस्ट्रेलिया का ध्वज है, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, ये जापान के लेफ्ट साइड में है। तो जापान यहां रखोगे तभी तो इसका लेफ्ट इधर बनेगा। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ऐसे फिक्स हो गए।
जो का मतलब मैंने आपको बताया है बाद वाले से होता है, और बाद में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है इसने, जापान के ध्वज के बाएं था जो का मतलब जापान से है, यानी जो की जगह पे आप जापान रख दीजिए। विच का मतलब, हु का मतलब मैंने आपको बताया हमेशा बाद वाले से होगा। एंड का और बट का मतलब हमेशा पहले वाले से होगा। तो जो की जगह पे अगर आप जापान रख देंगे तो क्या बनेगा, जापान चीन के ध्वज के बाएं ओर था, यानी जो जापान का ध्वज है वो चीन के लेफ्ट साइड में है, तो चाइना यहां आएगा, तभी तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। अब इसने पूछा क्या है कि बीच में कौन से ध्वज हैं, तो बीच में आपको कौन कौन से ध्वज दिखाई दे रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 11 के लिए जो स्टेटमेंट दी हुई है वो एक ही है, यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको डायग्राम बनाना है और उससे 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक साथ बनेंगे। 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक लाइन में खड़े हैं। जी डी के दाएं और बी के बाएं हैं, ए सी के दाएं ओर है, ए और डी के बीच एक बच्चा है, ई और बी के बीच 2 बच्चे हैं, डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं। 7 children A, B, C, D, E, F and G are standing in a line. G is to the right of D and to the left of B. A is on the right of C. A and D have 1 child between them. E and B have 2 children between them. D and F have 2 children between them. तो गाइज इसको पढ़ करके आपको डायग्राम बनाना है। जी डी के दाएं हैं और जी डी के दाएं, तो डी यहां है तो इसके दाईं तरफ कौन हो गया, जी हो गया, ठीक है। डी जी के दाएं ओर है, जी डी के दाएं है। जी की बात चल रही है कि जो जी है वो डी के दाईं तरफ है, तो डी के दाईं तरफ मैंने जी को बैठा दिया। और का मतलब मैंने आपको बताया पहले वाले से, यानी जी की ही बात चल रही है कि जी क्या है, बी के बाईं ओर है, तो जी बी के बाईं ओर, तो बी यहां होगा तो इसके बाईं ओर कौन हो गया, जी हो गया, यानी डी जी भी ऐसे बैठ गए। ए सी के दाएं ओर है, ए सी के दाएं ओर, तो ये मैं अलग से बना लेता हूं कि ए सी के दाएं ओर है। क्लियर, ये मैंने अभी अलग लिख दिया, बाद में फिट कर देंगे। ए और डी के बीच एक बच्चा है, तो देखिए ए और डी के बीच एक बच्चा है, तो ए और डी ऐसे भी बन सकते हैं या फिर ए और डी ऐसे भी बन सकते हैं, या यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डी दिया हुआ है मुझे, तो यहीं पे रख देते हैं। ए और डी के बीच एक बच्चा है तो एक बच्चा यहाँ पे छोड़ देते हैं और ए को यहाँ रख देते हैं। ए और डी के बीच में एक बच्चा आ गया और ए के बगल में कौन है, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। ए के लेफ्ट साइड में कौन हो गया, सी, और ए और डी के बीच में एक बच्चा है। ई और बी के बीच 2 बच्चे हैं, ई और बी के बीच में 2 बच्चे, तो बी यहां है तो ई यहां रख दूं, तो ई और बी के बीच में 2 बच्चे भी बन गए। डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं, तो डी और एफ के बीच 2 बच्चे आने चाहिए, तो देखो डी यहां है तो एफ इधर नहीं हो सकता, क्योंकि एफ यहां बैठा होगे तो 3 बच्चे हो जाएंगे। डी यहां है तो एफ यहां होगा, क्योंकि डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं। तो गाइज ये आपका डायग्राम बन जाएगा। अब इसको देख करके आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। 9th क्वेश्चन है आपका, ठीक दाहिने ओर कौन बैठा है, तो ठीक दाहिने ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एफ। 10th क्वेश्चन है आपका, ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ठीक बीच में 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो ठीक बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो 10th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। 11th क्वेश्चन, ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, ठीक बाएं ओर, तो सबसे बाएं ओर कौन बैठा है, सी, तो गाइस 11th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से 15 पढ़ लीजिए। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए और ई के बीच बैठा है, डी अंत में नहीं है, बी ई के लिए ठीक दाएं बैठा है, एफ दाएं से अंत में नहीं है।
6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards north. C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting immediate right to E. F is not at the right end. तो गाइज ये 3-4 लाइन पढ़ करके आप डायग्राम बना लोगे तो इससे 12वां, 13वां, 14वां और 15वां चारों क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आराम से 4 क्वेश्चन 2-2.5 मिनट के अंदर आप बना सकते हो। तो देखिए इसने क्या कहा है, 6 दोस्त ए बी सी डी एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए और ई के बीच में बैठा है, तो सी ए और ई के बीच में ऐसे बैठेगा या फिर ऐसे बैठेगा, यही 2 कंडीशन है। सी ए और ई के बीच में बैठा है। अब देखो सी ए और ई ये 3 कैंडिडेट फिक्स हो गए, तो इनका रिलेशन देखो कहां पे दिया हुआ है। इसने दिया हुआ है बी ई के ठीक दाएं बैठा है। B is sitting immediate right to E. E के ठीक दाएं कौन बैठा है? B बैठा है, तो E के ठीक दाएं B बैठा देता हूं। अब यहां पे E के ठीक दाएं B नहीं बैठ सकता, तो ये वाला है कैंसिल करके चलेंगे हम। क्लियर? अब उसके बाद इसने आगे कहा है F दाएं से अंत में नहीं है, दाएं से अंत में नहीं है, और D भी अंत में नहीं है, और टोटल ये 6 कैंडिडेट है। तो D अंत में नहीं है, तो D को अंत में मत बैठाओ आप, D को मैं यहां बैठा दूं और F को यहां बैठा दूं, क्योंकि इसने कहा है कि F दाएं से अंत में नहीं है, दाईं तरफ से अंत में नहीं है, लेकिन बाएं से तो हो सकता है ना। F को मैंने इधर बैठा दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने D यहां क्यों बैठाया, क्योंकि यहीं बैठा सकते हो D को आप यहां पर ही बैठा सकते हो, D यहां नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि इसने बोला है कि D अंत में नहीं है। तो ये वाला डायग्राम आपका बन जाएगा और इससे आपके चारों क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। 12th क्वेश्चन में इसने कहा है D के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो D के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 4, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा है? तो देखिए इसने कहा है डी के एक तरफ कौन सा जोड़ा बैठा है, तो जोड़ा चाहिए मुझे डी के एक तरफ। इधर तो कोई जोड़ा है ही नहीं, और इधर तो 4 बंदे हैं, इधर भी जोड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है? एफ और बी, एफ और बी एक तरफ नहीं बैठे हैं। दूसरा ऑप्शन एफ और सी, एफ और सी भी नहीं बैठे हैं। तीसरा ऑप्शन एफ और ई, एफ और ई भी नहीं बैठे हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है? सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है? ए बैठा है, तो 14 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। 13 का बताया आपको ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दाएं किनारे पर कौन बैठा है? तो दाएं किनारे पे कौन बैठा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 20 वाला सेट पढ़ लीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी दीवार पर बैठे हैं और उनमें से सभी पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। डी के ठीक दाईं ओर सी बैठा है। देखो जिनके पास बुक है वो इसमें करेक्शन कर लेना, इसने बाएं लिखा हुआ है, बाएं को काट करके दाएं कर लेना, और ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तो इसमें करेक्शन कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बी ठीक किनारे पर बैठा है और ई उसके पास बैठा है। ई और एफ के बीच में जी है। दक्षिण दिशा की ओर से तीसरे स्थान पर डी बैठा है। A, B, C, D, E, F और G are sitting on a wall and all of them are facing east. C is on the immediate right of D. C is on the immediate right of D. देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में करेक्शन मैंने करवा दी है। B is at an extreme end and has E as his neighbor. G is between E and F. D is sitting third from the south end. तो देखिए गाइज कितने कैंडिडेट हैं ये टोटल? 3, 3, 6 और 1, 7 कैंडिडेट हैं, और ईस्ट दिशा मैंने आपको बताया था इधर होती है, तो इन सब का चेहरा ईस्ट दिशा की तरफ है।
3 3 6 और 1 7, 7 कैंडिडेट है ना, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, आपको मैंने ये बताया है कि ईस्ट दिशा इधर होती है, वेस्ट इधर और नॉर्थ इधर और साउथ इधर। अब इसने एक पॉइंट फिक्स दिया हुआ है हमें, उस फिक्स पॉइंट को सबसे पहले उठाना है। दक्षिण दिशा की ओर से तीसरे स्थान पर डी बैठा है। दक्षिण दिशा मुझे पता है नीचे, यहां से नीचे से तीसरे स्थान पर डी बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पे कौन हो गया, डी हो गया। तो दक्षिण दिशा से तीसरे स्थान पर डी बैठा है। अब डी मुझे पता चल गया। अब डी का रिलेशन देखो कहां पर दिया हुआ है, डी के ठीक दाईं ओर सी बैठा है, डी के ठीक। अब आप इधर देख रहे हो तो आपका दायां हाथ नीचे की तरफ और बायां हाथ ऊपर, तो डी के ठीक दाईं तरफ सी बैठा है, डी के ठीक दाईं तरफ सी बैठा है। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, सी हो गया। तो सी और डी फिक्स हो गए। फिर आगे इसने कहा है बी ठीक किनारे पर बैठा है और ई उसके पास बैठा है। तो देखिए बी अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो ई इसके पास नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब बी इस वाले किनारे पर बैठा है और इसके पास में ई बैठा है। क्लियर? जो जो फिक्स होते जाए उनको रखते जाओ, डायग्राम अपने आप बनता जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायग्राम अपने आप बनते जाएंगे। और अभी लो लेवल से लेकर के आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी हाई लेवल के क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि आप पहले लो लेवल तो सीख लो कि स्टार्टिंग कहां से होती है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का ये बेसिक चल रहा है अभी। ई और एफ के बीच में जी है, ई और एफ के बीच में, ई यहां है तो एफ यहां होगा और इन दोनों के बीच में कौन हो गया, जी हो गया। अब बचा कौन, ए बचा, तो ए को आप यहां रख दोगे। ये डायग्राम बन गया। मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगेगी इस डायग्राम को बनाने में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और उसके बाद आप पांचों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। 16वां क्वेश्चन है ई के दाईं तरफ कौन बैठा है, तो ई के दाईं तरफ कौन बैठा है, ई के दाईं तरफ कौन बैठा है, जी। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक किनारे पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड, ठीक किनारे पर कौन कौन बैठे हैं, ए और बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए बी। अब ये देख लीजिए ए बी ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे सी के साथ अपना स्थान इस प्रकार से बदलना चाहिए जिससे वह उत्तर दिशा की ओर से तीसरे स्थान पर बैठ सके। उस व्यक्ति का नाम बताना है कि उस व्यक्ति का नाम लिखे जिससे सी के साथ अपना स्थान इस प्रकार से बदलना चाहिए जिससे वह उत्तर दिशा की ओर से तीसरे स्थान पर बैठ सके। यानी सी की बात चल रही है कि सी उत्तर दिशा यानी इधर से तीसरे नंबर पर आ जाए। तो तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, जी बैठा है, तो जी को उठा करके मैं यहां ले आऊं और सी को यहां ले आऊं, तो इसका मतलब जी को सी की जगह पे बैठना पड़ेगा और सी को जी की जगह पे बैठना पड़ेगा। तो स्थान किसका परिवर्तन हुआ, जी का। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस जोड़े के बीच में डी बैठा है, डी किसके बीच में बैठा है, तो डी देखो आपका सी और एफ के बीच में बैठा है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए किस स्थान पर बैठा है। अच्छा देखो, अब आप ये मत करना कि सी एफ आपको मान लो ऑप्शन में नहीं मिले तो ऑप्शन में एफ सी लिखा होगा तो वो भी सही होगा। कभी सोचो कि सर सी एफ लिखा आपने, सी एफ ऑप्शन में नहीं है, और ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, सी एफ भी हो सकता है, एफ सी भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए किस स्थान पर बैठा है का पता लगाने के लिए ऊपर दी गई 1 से 5th स्थितियों में से किसकी आवश्यकता नहीं है। ए किस स्थान पर बैठा है इसका पता लगाने के लिए जो 5 स्टेटमेंट आपको दी गई है उनमें से किसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए ए का पता लगाने के लिए आपको पहली स्टेटमेंट की जरूरत है ही है, डी के ठीक दाईं ओर सी बैठा है, बी के ठीक किनारे, बी ठीक किनारे पर बैठा है, बी ठीक किनारे पे बैठा होगा तभी ऊपर आएगा, और ई उसके पास बैठा है, इसकी भी जरूरत है। ई और एफ के बीच में जी है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो पता क्या चलेगा कि ई और एफ के बीच में कौन बैठा है।
दक्षिण दिशा की ओर से तीसरे स्थान पर डी बैठा है, इसकी भी जरूरत है। यानी पांचों स्टेटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी ए का स्थान पता चल पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सभी जरूरी है। 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 25, दी गई सूचनाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 11 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के शिक्षक के सामने वाली कक्षा की पहली पंक्ति में बैठे हैं। डी जो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति है, ई के ठीक दाईं तरफ दूसरा व्यक्ति ए है जो कि एक किनारे पर बैठा है। ए और बी के ठीक पास में जे बैठा है और वो जी के बाईं ओर तीसरा है। डी के ठीक बाईं ओर एच बैठा है और वह आई के दाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है। 11 students A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are sitting in the first row of the class facing the teacher. D, who is to the immediate left of F, is second to the right of C. A is second to the right of E, who is at one of the ends. देखिए यहाँ पे आपको ये पोजीशन क्लियर दे दी है कि who is at one of ends, यानी E एक सिरे पर बैठा हुआ है। J is the immediate neighbor of A and B and third to the left of G. H is to the immediate left of D and third to the right of I. तो गाइज 11 पीपल्स हैं टोटल। तो 11 पीपल्स, देखिए अभी तक के क्वेश्चन आपके 6 लोग आए, पहले 5 आए, फिर 7 आए, धीरे धीरे ये क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। टोटल अब इस बार कितने दे दिए? 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए टोटल 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसने कहा है कि ई किनारे पर बैठा है, इसने ये लाइन बोली है, एक लाइन थर्ड पॉइंट आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। वन ऑफ द एंड्स यानी इसने कहा है कि ई किसी एक किनारे पर बैठा हुआ है और ई अगर आप यहां बैठाओगे या फिर यहां बैठाओगे, लेकिन फिर इसने दूसरा पॉइंट इसी के साथ दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में इसने लिखा है कि A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। ए ई के दाईं तरफ दूसरे स्थान पे है, तो ई के दाईं तरफ दूसरे स्थान पे यहाँ पे ए आ जाएगा और इधर दाईं तरफ जगह खाली नहीं है तो इधर ए नहीं जा पाएगा, तो नीचे वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। अब इसने आगे कहा है, देखो दो चीजें फिक्स हो गई आपकी, ई और ए। अब ई और ए का रिलेशन कहीं है क्या? देखो दूसरे पॉइंट में ई का नाम नहीं है, ए का नाम भी नहीं है। चौथे पॉइंट में ए का नाम दिया हुआ है, जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का इमीडिएट नेबर है, तो देखो ए यहां है तो बी यहां होगा और इनका इमीडिएट नेबर कब बनेगा? जब इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है आपका ये कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट। ए और बी के ठीक पास में जे बैठा है, तो ए और बी के ठीक पास में जे कब होगा? जब जे बीच में आएगा। क्लियर? ए हो गया फिक्स, बी हो गया, जे हो गया और ई हो गया। अब इनका रिलेशन और कहां दिया हुआ? इसी पॉइंट में आगे भी लिखा है, जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। यानी जे की ही बात चल रही है कि जो जे है वो जी के बाईं तरफ तीसरे स्थान पर है। जे जी के बाईं तरफ तीसरे स्थान पे, तो जी यहां बैठेगा तभी तो इसका बायां हाथ पहला दूसरा तीसरा बनेगा, पहला दूसरा तीसरा, तो जी की पोजीशन यहां पर फिक्स हो गई। क्लियर? हिंदी में भी बता देते हैं, ए और बी के ठीक पास में जे बैठा है और वो जी के बाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है, वो मतलब जे से। ठीक है, जे क्या है? जी के बाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है। अब आपके माइंड में यहां पे आ रहा होगा, सर और का मतलब तो आपने बताया पहले वाले से। अब पहले वाले तो ए और बी हो गए भाई, ए और बी तो हो गए, लेकिन इसने कहा है वो जी के बाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है, तो ए और बी में से किसको तीसरा व्यक्ति बनाओगे? या तो ए को बनाओगे या बी को बनाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगानी है कि जे के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जे जी के बाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या आगे बचा है इसमें? ए बी जे ई और जी फिक्स हो गए हैं, तीसरा पॉइंट हमने बना दिया है।
दूसरा चौथा पॉइंट भी बना दिया है। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, इसका मतलब H और D कहीं ना कहीं यहां पर ही आएंगे, इधर की साइड में। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के ठीक बाईं ओर H बैठा है और वह I के दाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, थर्ड टू द राइट ऑफ I। देखिए थर्ड टू द राइट ऑफ I, तो I मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, जब भी इसका थर्ड राइट पहला दूसरा तीसरा यहां आ सकता है। अगर मैंने I यहां बैठाया तब इसके दाईं तरफ तीसरा पहला दूसरा तीसरा, अच्छा ये भी बन सकता है, I यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। D के ठीक बाईं ओर H बैठा है, अगर आपने I यहां बैठाया तो D यहां आएगा। ठीक है, D के ठीक बाईं ओर H बैठा है तो D के ठीक बाईं ओर H बैठा दिया यहां पे, और I के दाईं तरफ तीसरा व्यक्ति है तो I के दाईं तरफ तीसरा व्यक्ति पहला दूसरा तीसरा। एक केस तो I का ये बन सकता है, दूसरा केस I का यहां बन सकता है। अगर मैं नीचे एक डायग्राम और लेके चलूं साथ में, जब तक आपको अनुभव नहीं है तब तक आप ये ले सकते हो। I यहां होगा तो D यहां पे होगा, H यहां पे होगा, ये कंडीशन भी बन सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन है, दोनों में से एक गलत हो जाएगी कहीं ना कहीं। D सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, D हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, D जो कि F के ठीक बाएं है, D जो कि F के ठीक बाएं है, तो F के ठीक बाएं तो F तो इधर कहीं आ ही नहीं सकता, तो ऊपर वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। क्लियर? मैं तो पहले भी बना सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए दो डायग्राम बना रहा हूं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक ही डायग्राम में, क्योंकि चारों पॉइंट आप एक साथ पढ़ पाओगे। अभी मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से बना के चलोगे। जब 40-50 क्वेश्चन बना लोगे तो फटाफट आपको यहीं से पहले पॉइंट से ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे H और D यहाँ नहीं आएंगे, यहीं पे आएंगे। ठीक है, तो F के ठीक बाएं कौन बैठा है? D बैठा है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट में जो दिया हुआ है। D जो F के ठीक बाईं ओर बैठा है, C के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति है, यानी जो ये D है ये C के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति है, तो C के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति ये हो गया। अब बचा कौन सा, ये देखिएगा बचा कौन सा, A B C D, A B B C D E F G H I J, K बच गया ना, तो K यहां पे आ जाएगा, K बच गया, K यहां पे आ जाएगा, तो ये 11 पीपल्स आपके बैठ जाएंगे। अब यहां से आपके 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस बन जाएंगे। 21वें क्वेश्चन में इसने कहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। बीच का मतलब होता है आधे इधर आधे इधर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, वो वाला काम है। तो 3 2 5 इधर छोड़ दिए मैंने, 3 2 5 इधर छोड़ दिए, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा I। देखिए 22वें क्वेश्चन में इसमें करेक्शन कर लेना, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक में राइट लिखा हुआ है और हिंदी में बाएं लिखा हुआ है, तो इसको करेक्शन करके दाएं कर लेना। निम्नलिखित में से दोस्तों का कौन सा समूह जी के दाईं तरफ बैठा है? तो जी के दाईं तरफ कौन बैठा है? CHDF। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा CHDF, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त बैठे व्यक्तियों के क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो D और G के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, D और G के बीच में 3 व्यक्ति नहीं बैठे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। A और J के बीच में K बैठा है, A और J के बीच में K नहीं बैठा है, ये भी गलत हो जाएगा। J और I के बीच में B बैठा है, J और I के बीच में B बैठा है, ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन, बैठने की उपरोक्त व्यवस्था में दिए गए कथन में से कौन सा अनावश्यक है, कौन से की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए अभी आपने डायग्राम बनाया था, तो इसमें सारे कथनों की कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सभी कथन जरूरी हैं, यानी कोई भी अनावश्यक नहीं है, 5वां ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन में कहा है इसने E और D, C और B, E और D, E और D, E और D, E और D, C और B, C और B, A और H, K और F, A और H, K और F आपस में अगर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं
तब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किनारे पर बैठेगा? तो देखिए किनारे पे हमारे अनुसार ई और एफ बैठे थे, लेकिन ई ने किसके साथ परिवर्तन किया? डी के साथ, तो डी किनारे पे चला गया। और एफ ने किसके साथ परिवर्तन किया? के साथ, तो के किनारे पे चला गया। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी के। तो गाइस जिन्होंने अभी तक द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के आगे के जो वीडियोज है वो आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में मिलेंगे। फ्री में यूट्यूब पर केवल मैं एक एक पार्ट डाल रहा हूं, और अगर आपको पूरी की पूरी आर.एस. अग्रवाल बुक कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू।